नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे उलझे हुए मुद्दों में से एक की गहराई में उतरेंगे। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, पैराडाइज लॉस्ट एंड द न्यूक्लियर शैडो। हम यहाँ केवल दावों और वादों की बात नहीं करेंगे, सीधे तथ्यों, इतिहास और जमीन पर मौजूद वास्तविकताओं के जरिए इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक खूबसूरत लेकिन बटा हुआ क्षेत्र, इस विवाद की शुरुआत, वहां की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स, बढ़ती हुई हिंसा और आखिर में शांति की धुंधली पड़ती उम्मीदें। बिना समय बर्बाद किए सीधे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है एक खूबसूरत विभाजित क्षेत्र, हिंसा से टूटा हुआ स्वर्ग। ये समझना बहुत जरूरी है कि वहां के लुभावने भूगोल और आम नागरिकों की दर्दनाक सच्चाई के बीच कितना बड़ा अंतर है। सोचकर देखिए, हरे भरे खेत, चमकती झीलें और बर्फ से ढके विशाल पहाड़। इसी खूबसूरती की वजह से इसे अक्सर भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ आंखों को अच्छा लगने वाला नज़ारा नहीं है। ये हिमालय की वादियां, वहां के लोकल टूरिज्म और इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। जब इस जन्नत में अशांति फैलती है ना, तो सीधा असर वहां के आम लोगों की रोजमर्रा की आजीविका पर पड़ता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बेहद दर्दनाक सच्चाई छिपी है। अब अप्रैल 2025 की ही घटना को ले लीजिए। पहलगाम रिजॉर्ट के पास जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। पर्यटकों पर हुए एक भयानक हमले में 26 लोग मारे गए। पिछले 2 दशकों में नागरिकों पर हुआ ये सबसे घातक हमला था। उस शांति के द्वार के बाद अचानक हुई इस घटना ने सब कुछ बदल दिया और इसके तुरंत बाद भारत ने मिसाइलों से तीव्र जवाबी कार्रवाई की। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए दूसरे भाग पर आते हैं, विवाद की उत्पत्ति। आज की इस स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1947 में जाना होगा, जब ब्रिटिश शासन के दौरान इस विभाजन की नींव रखी गई थी। देखिए, कहानी शुरू होती है 1947 के बंटवारे से। उस वक्त मुस्लिम बहुल कश्मीर को छूट थी कि वो भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में शामिल हो जाए। वहां के शासक थे महाराजा हरि सिंह, जो शुरू में कश्मीर को एक आज़ाद राज्य रखना चाहते थे। पर जब पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों में हमला किया तो महाराजा ने उस हमले को रोकने के लिए भारत से मदद मांगी और आखिरकार भारत में विलय का विकल्प चुना। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डाले तो तनाव लगातार बढ़ता ही दिखता है। 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद पहला युद्ध छिड़ गया। फिर 1949 में यूनाइटेड नेशंस के आने के बाद एक सीज़फायर लाइन बनी, पर बात वहां रुकी नहीं। 1965 में दूसरा बड़ा युद्ध हुआ और फिर 1999 में भारत ने पाकिस्तानी समर्थित लड़ाकों के खिलाफ एक छोटा पर बेहद घातक युद्ध लड़ा। ये सभी घटनाक्रम बताते हैं कि कैसे ये दरार वक्त के साथ गहरी और स्थायी होती चली गई। अब इन सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC को समझना बहुत जरूरी है। 1949 में UN की सिफारिश के बाद यही वो डी फैक्टो बॉर्डर है जो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटता है। और सुनिए, ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई कोई लकीर नहीं है, ये एक ऐसी फिजिकल और मिलिट्री रुकावट है जिसने इस पूरे क्षेत्र को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। सदियों से वहां रहने वाले लोगों के आम जीवन और बॉर्डर सिक्योरिटी पर इसका कितना गहरा असर पड़ा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब इस चर्चा के तीसरे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, जनसांख्यिकी और स्वायत्तता। आखिर कश्मीर में रहता कौन है और उनकी इच्छाएं क्या हैं? भूगोल और इतिहास तो हमने देख लिया, अब जरा वहां के धर्म और स्थानीय आबादी की राजनीतिक भावनाओं को समझते हैं। अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो तस्वीर काफी साफ होती है। भारतीय प्रशासित कश्मीर में 60% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। पूरे भारत में यह अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां मुस्लिम बहुमत में है। इस एक आंकड़े से आसानी से समझा जा सकता है कि इस पूरे विवाद में धर्म एक इतना बड़ा और संवेदनशील फैक्टर क्यों बन जाता है। और वहां के लोगों का क्या मानना है? सच कहूं तो वहां कोई एक सोच नहीं है। भारतीय प्रशासित क्षेत्र के भीतर कई अलग अलग विचार मौजूद हैं। कुछ स्थानीय लोग पूरी तरह से आजादी चाहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 2019 से पहले जो अर्धस्वायत्त स्थिति उन्हें मिली हुई थी वो वापस मिल जाए। और कई लोग ऐसे भी हैं जो भारत के डायरेक्ट रूल का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। ये भावनाएं बहुत गहरी और जटिल हैं। फिर साल 2019 इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा नीतिगत मोड़ लेकर आया। दिल्ली सरकार ने भारी सुरक्षा के बीच भारतीय प्रशासित कश्मीर का अर्धस्वायत्त दर्जा खत्म कर दिया। इसके बाद सच में कुछ वक्त के लिए आतंकवाद में कमी आई और टूरिज्म में जबरदस्त उछाल देखा गया। ऐसा लगा जैसे लोकल इकोनॉमी वापस पटरी पर आ रही है। हालांकि ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं सकी।
यहाँ से हम चौथे हिस्से में प्रवेश करते हैं, हिंसा का बढ़ना, आधुनिक सैन्य हमले और परमाणु साया। अब हम देखेंगे कि हाल ही में बॉर्डर के आर पार हिंसा का ये चक्र कैसे तेजी से घुमा है और दोनों देशों ने किस तरह की एडवांस मिलिट्री रणनीतियों का इस्तेमाल किया है। 2016 के बाद से सैन्य तनाव का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है। शुरुआत होती है 2016 में, जब उरी में जवानों के मारे जाने के बाद भारत ने एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर 2019 आया पुलवामा हमला और उसके जवाब में भारत की तरफ से बालाकोट में एयर स्ट्राइक, जिसके बाद सीधे एक हवाई युद्ध हुआ। और अब 2025 का वो दिल दहला देने वाला पहलगाम हमला, जिसके तुरंत बाद भारत ने मिसाइलों से तीव्र जवाबी कार्रवाई की। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, इन हमलों और जवाबी हमलों की रफ्तार भी खतरनाक तरीके से तेज हो गई है। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जो इस बात से डरी हुई है कि इन दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों का झगड़ा कहीं दुनिया की तबाही न बन जाए, इसलिए लगातार संयम बरतने की अपील होती है। और दूसरी तरफ है वहां की लोकल रियलिटी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है, जहां 1989 के बाद से अब तक हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जो बात बाहर वालों के लिए सिर्फ एक परमाणु खौफ है, वो वहां के आम नागरिकों के लिए दशकों से चली आ रही एक कड़वी सच्चाई है। अगर इन दोनों देशों के कूटनीतिक दावों की बात करें तो दोनों का रुख बिल्कुल बटा हुआ है। भारत साफ तौर पर पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि वो कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों का समर्थन करता है और उन्हें पनाह देता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार इन सभी आरोपों से इनकार करता है और कहता है कि वो किसी भी आतंकी गुट का समर्थन नहीं करता। बस यही दो बिल्कुल विपरीत जियोपॉलिटिकल दावे इस लगातार चलती आ रही अशांति के मूल में हैं। हम अपने विश्लेषण के आखिरी भाग में आते हैं, शांति की धुंधली पड़ती उम्मीदें। इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि अब तक क्या-क्या कूटनीतिक कोशिशें हुई हैं और आगे का रास्ता कितना अनिश्चित है। देखिए, कोशिशें ऐसी नहीं कि हुई नहीं हैं। कूटनीतिक उतार चढ़ाव का एक लंबा इतिहास रहा है। 2003 में दोनों देश एक सीज फायर पर राजी हुए थे। फिर 2014 में तब उम्मीद जगी जब दोनों प्रधानमंत्रियों ने शांति का वादा किया। पर 2015 में भारत के पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान स्थित समूहों को जिम्मेदार ठहराया और बातचीत वहीं रुक गई। इसका असर ये हुआ कि 2017 का एक बड़ा क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन भी रद्द हो गया। बार बार यही होता है, शांति की थोड़ी सी उम्मीद जगती है और फिर कोई नया हमला या आरोप सब कुछ पटरी से उतार देता है। और आखिर में ये सब हमें आज के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब 2015 से शांति वार्ता पूरी तरह से ठप है और अब 2025 में हमने फिर से हिंसा का इतना खतरनाक रूप और मिसाइल हमले देखे हैं, तो ऐसे में इस खूबसूरत लेकिन गहराई से बटे हुए क्षेत्र के आम नागरिकों का क्या होगा? उनके भविष्य में क्या लिखा है? सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन ये सवाल हमें इस भूराजनीतिक गतिरोध के पीछे की दर्दनाक इंसानी कीमत पर सोचने के लिए जरूर मजबूर कर देता है। इस जानकारीपूर्ण विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।